गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 8th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। तो वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा कि पहले हम लोग अच्छे से पार्ट को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लिख के बताऊँगी कि अगर आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लर्न करना चाहें तो आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड कर दूंगी मैं, तो अगर आप लोग चाहें, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ से इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट 2 इसका क्या नाम है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ चुके हैं कि संसाधन क्या है, कैसे होते हैं, किसे कहा जाता है, इसके ऊपर पूरी बहस हमने कर ली है ऊपर वाले चैप्टर पे। ठीक है, अगर आपने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप लोग उस चैप्टर को दोबारा से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो इन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है, तो सबसे पहले भूमि क्या है। आप जानते हैं ना, ज़मीन का वो भाग, ज़मीन जो पृथ्वी है उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक वो भाग जो मिट्टी से बना हुआ है जिसे हम ज़मीन कहते हैं, एक वो भाग जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है जिसे हम लोग महासागर वगैरह कहते हैं, है ना, समुद्र, महासागर। ठीक है, तो यही होता है आपका भूमि। अब क्या है, भूमि में हर प्रकार की ज़मीन आ जाती है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे वो पथरीला इलाका हो। लेकिन मृदा की जब हम बात करते हैं तो मृदा का मतलब होता है मिट्टी, जो आपकी भूमि है, भूमि की सबसे ऊपरी लेयर जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, जल आप सब जानते हैं पानी को कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति उन्हें कहा जाता है, वो पेड़ जो अपने आप उग जाते हैं, जिनके लिए हमें किसी तरह की खेती या किसी तरह की बागबानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और वन्य जीव उन्हें कहा जाता है, जैसे वन में रहने वाले जो जानवर होते हैं, शेर, भेड़, बकरी, जिन्हें हम पालते नहीं हैं, उसे हम वन्य जीव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण आपका अफ्रीका का है और दूसरा आपका न्यूजीलैंड का है। ठीक है, उदाहरण को डिटेल में आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी। देखिए, अफ्रीका का उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि अफ्रीका जो है वो अभी डेवलप कंट्री नहीं है, यानी विकसित देश नहीं है, वो भी विकासशील है, उसका विकास हो रहा है अभी, तो वहाँ पे बहुत अच्छी तकनीक वगैरह नहीं है। जबकि अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो ये विकसित देशों में आता है और इसके पास अच्छी अच्छी तकनीक है। ठीक, दोनों में खेती का ही उदाहरण दिया गया है। इसमें बताते हैं कि एक बच्ची है जो पानी लेने के लिए बहुत दूर जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में रहती है, पथरीले इलाके में रहती है, तो पानी आसानी से नहीं मिल रहा है उसे। ठीक है, और पथरीले इलाके में रहती है तो ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, ढाल, ये वो, उसमें उसे बहुत टाइम भी लगता है। ठीक है, उसके बाद जब पथरीला इलाका होता है बेटा, तो वहाँ पर खेती बाड़ी अच्छे से नहीं हो पाती है। अब जब खेती अच्छे से नहीं होगी क्योंकि वहाँ उपजाऊ ज़मीन नहीं होगी, तो इसलिए इसके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। क्योंकि पथरीला इलाका है तो जंगल भी नहीं है जहाँ पे वो बकरियों को चरा पाए, समझ रहे हैं? तो इसका पूरा परिवार कठिन परिश्रम से गुजर रहा है। जबकि जो ये पीटर है न्यूजीलैंड में, इसका परिवार बड़े आराम से रह रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो इलाका है वो इतना पथरीला या पहाड़ी नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, आसानी से खेती भी हो रही है, पानी भी उसे आसानी से अवेलेबल है, तो इसलिए इसका जो परिवार है वो बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है। अब आप जब उदाहरण पढ़ चुकेंगे तब आपको यहाँ ये छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है जो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो बोलते हैं, माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि एक बहुत आसानी से ज़िंदगी गुजार रहा है और एक की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परिश्रम से भरी हुई है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति आपकी प्रणालियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग के भिन्नता के कारण है। जैसा कि अभी मैंने आपको ये भी समझाया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी भूमि की गुणवत्ता, यानी आपकी ज़मीन कैसी है। जैसी ज़मीन होगी वैसी वहाँ पे मिट्टी होगी, वैसे ही पानी, और वैसे ही वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति आपको मिलेगी। समझ रहे हैं? तो सबसे मेन जो कारण है वो ज़मीन का है ना, भूभाग का है। तो अब हम पढ़ते हैं पहले कि भूमि क्या है। अब यहाँ आपका पहला आता है भूमि। ठीक है, तो बताते हैं भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ज़मीन के ऊपर ही हम सब काम करते हैं, चाहे हम रह रहे हों, चाहे हमारा स्कूल हो, चाहे हमारी खेती बाड़ी हो, चाहे हमारा पशुपालन हो, कुछ भी हो, सब किस पे करते हैं? हम ज़मीन पे करते हैं, ठीक है। और पूरे पृष्ठ का, भूपृष्ठ का जो 30% भूभाग है वो भूमि है, ज़मीन है ना। बाकी सब पहाड़ों में, पठारों में, रेगिस्तानों में है, जो कि हमारे लिए किसी ख़ास यूज़ का नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई गई है कि जो आपकी ज़मीन है वो देखिए ऊबड़ खाबड़ भी होती है, सिंपल सी भी होती है, जो आपके पर्वत है तीव्र ढाल वाले भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है, मरुस्थल भी होते हैं। तो आपकी जो ज़मीन है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और जैसी ज़मीन होगी वैसी वहाँ पे खेती होगी। तो ये सब तो आप लोग जानते हैं, इसमें डिटेल में जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भूमि के उपयोग कि भूमि के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जवाब आप लोग खुद मुझे बता सकते हैं कि मैम हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, खनन करना, खुदाई करना, जो आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब चीज़ें निकालते हैं, सड़क बनाते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं, यानी फैक्ट्रीज़ लगाते हैं। यही सारे काम जो है जनरली हम लोग करते हैं भूमि के ऊपर, स्कूल बनाना, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या बोलते हैं, तो अब अगर हम बात करें, यहाँ मेनली जो आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो ये आता है कि स्वामित्व के आधार पर हम भूमि को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार के हिसाब से, है ना। तो अधिकार के हिसाब से हम भूमि को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो जो निजी भूमि होती है, जैसे कि अब ये मेरा घर है तो ये मेरा पर्सनल है, यहाँ पे कोई आके ये नहीं कह सकता कि भाई हम भी रहेंगे आप निकलो, है ना। लेकिन दूसरा क्या होता है, वो होता है आपकी सामुदायिक भूमि, जैसे कि स्कूल मेरा या आपका नहीं है, वो हम सबका है। पार्क मेरा या आपका नहीं है, हम सबका है ना। या जंगल या नदी, तो ये सब चीज़ें हमारी अपनी नहीं है, किसी की पर्सनल नहीं है, निजी नहीं है ना, वो सबकी हैं। तो इसी तरह से हम अगर बात करें तो स्वामित्व के अकॉर्डिंग हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो क्षेत्र जो निजी होता है, जो किसी ने अपने पैसों से ख़रीद रखा है या अपने लिए ले रखा है ना। और दूसरा वो जो सबके लिए सेम होता है। अच्छा, अब जो आपकी सामुदायिक भूमि होती है, इसको हम लोग साझा संपत्ति भी कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन भी इन्हें ही कहा जाता है। ऐसी भूमियाँ होती है जैसे कि अब आप लोग जानते हैं समुदाय भवन, जहाँ पे आजकल शादियाँ हो रही हैं। पहले तो मैरिज होम हुआ करते थे, लेकिन ये है कि आप दिल्ली में गवर्नमेंट ने समुदाय भवन को कह दिया है ज़्यादा। तो क्या है वो, ठीक है, वो होता एक आदमी का है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन क्या है उस पर सब लोग उसका रेंट पे करते हैं और जो चाहे उसको यूज़ कर सकता है ना। या आपका गार्डन है, गार्डन कह रही हूँ, पार्क है। तो पार्क क्या है, वो है तो गवर्नमेंट का, लेकिन उसको हम सब यूज़ कर सकते हैं, है ना। कभी कदार ये होता है कि ठीक है हम उसकी कमेटी वगैरह बना लेते हैं कि भाई उसकी हमें साफ़ सफाई करनी है, उसका ख्याल भी रखना है, लेकिन क्या है ये साझा संपत्ति है, कोई ये नहीं कह सकता ये सिर्फ मेरी है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है ना। जनसंख्या बढ़ती है तो भूमि की जो उपलब्धता है वो कमी हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही ना, ज़मीन तो उतनी है जितनी हमारे पास थी पृथ्वी पर, लेकिन क्या है आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब आबादी बढ़ेगी तो उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी, है ना। तो डिमांड्स बढ़ेंगी तो फिर लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि भाई अपनी डिमांड्स को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब भूमि के उपयोग है, हम कैसे कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आबादी बढ़ती है तो जो पहले खेत हुआ करते थे वो थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, फिर और डेवलप होते हैं और लास्ट में वो बिल्कुल शहर बन जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ आपको बता दिया गया थोड़ा सा कि जो आपकी कृषि है उसमें कुछ चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उसका निमीकरण हो रहा है, भूसंखलन हो रहा है। भूसंखलन का मतलब क्या होता है, निमीकरण का मतलब क्या होता है, या मृदा अपरदन क्या होता है, या मरुस्थलीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, निमीकरण का मतलब होता है कि जो ज़मीन है वो ख़राब होने लगती है। भूसंकलन का मतलब होता है कि ख़राब होने की वजह से जब हम पेड़ नहीं लगाते हैं ज़मीन में तो ज़मीन खिसकने लगती है। और मृदा अपरदन का मतलब भी यही होता है कि जब हम पेड़ नहीं लगाते हैं तो हवा या पानी के सहारे मिट्टी जो है, जो ऊपरी लेयर है मिट्टी की, जो उपजाऊ होती है, वो उड़ के एक स्थान से या बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिसके बाद ये जो ज़मीन होती है ये बंजर हो जाती है। और जब बंजर ज़मीन होती है तो उसका मरुस्थलीकरण हो जाता है, यानी कि वो रेतीली सी बनने लगती है। क्यों बनने लगती है, क्योंकि उसकी सिंचाई नहीं हो पाती, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है, जो खनिज है, वो सब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये सारे जो है प्रॉब्लम्स हैं किसके, मृदा की। चलिए आगे पढ़ते हैं।
ये देखिए कैसे डेवलप हो गया है ना। अब देखिए, अब भूमि संसाधन का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जनसंख्या को रोक सकते हैं बढ़ने से, जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है उसको रोकी। उसके बाद जो डिमांड्स है उनको पूरी तरह से कम, मतलब ऐसे समझदारी से पूरी करने की कोशिश करें, है ना। जो वृक्ष है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि जो और प्राकृतिक आपदाएं हैं वो ना आएँ, उनसे तो कम से कम बचें हम, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, मृदा की। तो अब आपका एक टॉपिक जो था भूमि से रिलेटेड वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है क्या, मृदा। मृदा माने मिट्टी, ठीक है। तो अब देखते हैं मृदा क्या है और मृदा हमारे क्या काम आती है। तो अब देखिए, यहाँ आपको ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ना नीचे सबसे लास्ट में। तो देखिए, अब हमने भूमि पढ़ लिया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में, फिर जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग बोर नहीं होंगे। अगर आपको लगता है मैम बहुत लंबी हो गई है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक है मृदा से रिलेटेड। मृदा माने होता है ज़मीन, मिट्टी, जिसके ऊपर हम लोग उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है। और इसको उपजाऊ बनाने के लिए मेनली चीज़ क्या होती है आपकी, वो होता है पेड़ लगाना। क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो अपनी जड़ों के थ्रू जो है मिट्टी को बांधे रखते हैं, ऊपर का पानी ज़मीन के अंदर पहुंचाते हैं। जो बारिश होती है, अभी क्या होता है, बारिश हुई, पानी बह गया सारा नालियों में, और अगर पेड़ लगे होते हैं तो पेड़ की जो जड़ें होती है वो पानी को अब्सॉर्ब करती है और मिट्टी में जाकर छोड़ देती हैं। अच्छा, ये आपका एक केस स्टडी दिया गया है भूसंकलन से रिलेटेड। तो ये आप लोग खुद पढ़ेंगे। भूसंकलन का मतलब होता है ज़मीन का खिसकना, पीछे से क्रैक हो जाना, और ये इस कारण होता है क्योंकि जब आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही होगा। अब ये आपको मृदा के लेयर्स बताई गई हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सबसे ऊपर जिसके ऊपर घास होती है ये आपकी वनस्पति वाला है, यानी ऊपरी परत है। उसके नीचे जो होती है ये आपकी बालू गाद होती है, ठीक है, जिसे हम उपमृदा कहते हैं। उसके बाद ये आपके अपेक्षित चट्टानें होती हैं और उसके बाद नीचे जनक चट्टानें होती हैं, ठीक है। ये आपका एक प्रकार हो गया। और यहाँ देखिए, आपको नीचे दिया गया है मृदा, और यहाँ आपको लिखा है मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, मृदा को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसमें से 5 आपको दिए गए हैं। हम इन 5 को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कारक है आपका जलवायु, तापमान, वर्षा, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक बात है, जैसी जलवायु होगी वैसे ही मृदा होगी। यानी कि अगर आप देखें, क्योंकि हमारा जो दिल्ली वाला एरिया है, यूपी वाला एरिया है या बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे या हरियाणा है आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, जो जलवायु है, और जिसे हम कह सकते हैं मौसम है, वो कभी सर्दी कभी गर्मी, हर तरह का इक्वल रहता है लेवल। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, सिर्फ सर्दी ही सर्दी पड़े जा रही है, या सिर्फ गर्मी ही गर्मी पड़े जा रही है, ऐसा नहीं है ना। बारिश भी होती है। तो क्या है, यहाँ की जो ज़मीन होती है ये सदाबहार पेड़ों को उगाती है ना। यहाँ हर वक्त अच्छे अच्छे पेड़ निकलते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कश्मीर चले जाएँ तो वहाँ हर वक्त सर्दी, हर वक्त बर्फ़, इसलिए वहाँ पे ना इतनी उपजाऊ होता है और ना ही इतने अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, समझ रहे हैं। तो आपका जो जलवायु है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा आपका समय जो होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जितना समय लगता है उसके अकॉर्डिंगली मिट्टी जो होती है ना वो मतलब अपने आप को दोबारा से बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके अंदर जो छोटे छोटे कीट ना होते हैं वो भी उसको बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है कि वन्य प्रजातियाँ क्या हैं और प्रणाली, वहाँ पे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो कैसे हैं, वो किस तरह से उसको प्रभाव दे रहे हैं। और हर चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव है। जैसे कि अभी मैंने बताया, जलवायु अगर अच्छी है तो अच्छा प्रभाव डालेगी, बुरी है तो बुरा प्रभाव डालेगी, है ना। इसी तरह से आपका यहाँ पे आ गया उच्च वगैरह कि भाई जो ज़मीन है वो कैसी है, अगर ढाल वाली है या गड्ढे वाली है तो उसका भी बहुत असर पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपके शैल वगैरह, जनक शैल, रंग, गठन, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मिट्टी के ऊपर। अब हम बात करते हैं, तो यही चीज़ आपको यहाँ बता दी गई है कि निर्माण के कारक क्या क्या हो सकते हैं, मृदा कैसे कैसे बन सकती है। तो देखिए, मृदा को बनने के लिए 3-4 कारक चाहिए होते हैं। जैसा सबसे नंबर 1 चीज़ जो है, जो जैव पदार्थ होते हैं। जब कोई जानवर वगैरह मरता है या कोई इंसान मरते हैं तो उनका क्या रहता है, उनकी जो डेड बॉडी हम ज़मीन में डालते हैं, दफन करते हैं, तो उससे न्यूट्रिशन होता है ज़मीन को, है ना। या जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल्स वगैरह का, जिसे हम गोबर कहते हैं, वो भी बड़ा अच्छा खाद बनता है, वो भी मिट्टी को बहुत अच्छे से निर्माण करती है, ठीक है।
और उसके बाद समय के साथ साथ तो वैसे भी ये सब चीज़ें बनती रहती हैं। अब इसका लिखा है मृदा का निमीकरण और उसका संरक्षण के उपाय, यानी किस तरह से मृदा बर्बाद हो रही है और किस तरह से हम उसे बचा सकते हैं। तो देखिए, मृदा बर्बाद होने के कारण यही है कि हम लोग कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। भूसंखलन है, बाढ़ आ जाती है, वर्षा का दोहन हो जाते हैं, यानी बहुत अधिक वर्षा होने लगती है जिसकी ज़रूरत नहीं है। उन्मूलन हो रहा है, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है। अतिचरण हो रहा है, यानी कि जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा चराया जा रहा है। एक लिमिटेड, हर चीज़ बेटा लिमिट में अच्छी लगती है। देखिए, वन उन्मूलन का मतलब क्या है? पेड़ों को हम काटे जा रहे हैं। भाई अगर आपको ज़रूरत है, आप काट रहे हो, ठीक है, हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, हमें काटना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले एक पेड़ लगाइए भी तो, 2 नहीं लगा सकते, कम से कम 1 तो लगाएं, है ना। अतिचरण का मतलब ये है कि भाई आप एक एरिया डिसाइड कीजिए। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, अब मैं उसको 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ। अब क्या है, मैं 1 वीक इस पे चलाऊँ जो अपने जानवरों को, तो क्या होगा कि 1 वीक में ये जानवर सारी घास यहाँ की ख़त्म कर देंगे, ठीक। लेकिन अब मैं उसी पे ही चलाए जाऊँ तो कुछ बचेगा ही नहीं वहाँ। अब मुझे क्या करना चाहिए कि अब यहाँ 1 हफ़्ता यहाँ चराया, अब मैं 1 हफ़्ता यहाँ चराऊँगी, यहाँ धीरे धीरे हरियाली आने लगेगी, ठीक है। अब 1 हफ़्ता यहाँ चराऊँगी तो यहाँ और ज़्यादा हरियाली आ जाएगी और यहाँ हल्का हल्का हरा होने लगेगा। फिर मैं यहाँ चराऊँगी तो यहाँ अच्छी खासी हरियाली हो चुकी होगी और यहाँ पे भी ग्रीनरी आने लगेगी। और जब मैं दोबारा से लौट के इस जगह पे वापस आऊँगी, समझ रहे ना, इस जगह पे जब मैं यहाँ से वापस इस जगह पे पहुँचूँगी तो ये दोबारा से ग्रीन हो चुका होगा। तो इस तरह से चराने में फ़ायदा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये एरिया है, छोड़ दिया जानवरों को चरने के लिए, अब वो कभी यहाँ खा रहे हैं, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो इससे क्या होगा, ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। रासायनिक उर्वरकों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को जो असली खाद है वो डालना चाहिए, जो कि डम मटेरियल से बनती है, जैसे कि सड़े हुए पत्तों से या एनिमल वेस्ट से, है ना, वो हमें डालना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केमिकल वाली खाद डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन जो है और जो उससे ज़्यादा उसके द्वारा खेती हो रही है वो सब चीज़ें क्या हो रही हैं, बर्बाद हो रही है। उसके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं रह रहा जो उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपका कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, ये भी मैंने आपको बता दिया कि खेती हमारी अच्छी रहे, किसी तरह के कोई कीड़े मकोड़े ना लगें, तो हम लोग कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। वर्षा दोहन का मतलब हम भाई हर चीज़ से, गॉड की हर चीज़ से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। तो गॉड को भी तो गुस्सा आएगा ना कि भाई आप मेरे मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। तो क्या होता है, अब वर्षा होना चाहिए 1 महीना, अब हमारी हरकतों की वजह से वर्षा होती है 2-2 महीने, 3-3 महीने, तो खेती बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाती है ना। इसी कारण भूसंकलन आता है, इसी कारण बाढ़ आती है, और जब ये सब चीज़ें आएंगी तो क्या होगा, आपकी ज़मीन ख़राब होनी है, बर्बाद होनी है। अब हम बताते हैं इसकी संरक्षण की विधियाँ कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी कर लेंगे। मैं आपको ऊपरी तौर पर बता देती हूँ। मल्चुप बनाना का मतलब ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ लिखा है वादिका फॉर्म, इस तरह से लगाना पेड़, ये सीढ़ी नुमा आकार में लगाए जाते हैं पेड़, ताकि इससे मिट्टी ना बहे, ठीक है। इसके बाद ये इस तरह से जुताई करना, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की जुताई करना, जिससे जो मिट्टी है वो बनी रहे और पेड़ भी ठीक रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो लिखा है ना, ये वाला रक्षक मेखला, इसमें क्या होता है कि एक तो ये बाउंड्री का काम करती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर इधर का एरिया बंजर है, इधर की गर्म हवाएं हैं, तो इधर का जो एरिया आपका नमी वाला है वो ख़राब ना हो जाए, तो हम इस तरह के पेड़ लगा देते हैं, जिससे वो हवाएं उधर की उधर ही रह जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिट्टी को बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित करती है, तो इस तरह से हम इसको बचा सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे आपको एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है कि अगर एक डिब्बे में आप खाली मिट्टी रखेंगे और पानी डालेंगे तो क्या होगा, मिट्टी बहेगी। लेकिन अगर उसी डिब्बे में आप पेड़ लगा के पानी डालेंगे तो क्या होगा, सिर्फ पेड़ बहेगा, पानी बहेगा, मिट्टी नहीं बहेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया चट्टानों की बांध कैसे बनाते हैं, या बीज की फसल उगाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब से हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। तो अब आपके 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, यानी भूमि वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और मृदा भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं जल की। तो जैसा आप सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम आसमान से देखते हैं तो आपको वो ब्लू कलर का नज़र आता है। क्यों? क्योंकि पानी का अक्स होता है ना। इसका जो ज़मीन का हिस्सा है, मतलब जो टोटल ऑल ओवर एरिया है, वो 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे जल ग्रह भी कहते हैं,
ठीक है। तो ये सब आपको पता है और आप ये भी जानते हैं कि जो इसका ज़्यादातर पानी है वो आपका क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो पीने लायक पानी है वो, अगर हम मान लें टोटल हमारे पास 100% वाटर है, तो 100% वाटर में से सिर्फ़ और सिर्फ 2% ऐसा पानी है जो हमारे पीने लायक है। बाकी आपका जो सारा पानी है वो सब और सिर्फ महासागरों में है और सारा खारा पानी है, यानी लवणीय है, जिसमें नमक है, जिसे हम नहीं पी सकते। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग जो हैं पानी को बचा के रखें, पानी को बर्बाद ना करें। इसके अलावा जो बाकी पानी है वो सब आपका जमा हुआ है, जैसा आप लोग जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से कितना पानी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है एक आदमी एक दिन में। लगभग 3 लीटर पीने में, खाना बनाने में 4 लीटर, 20 लीटर नहाने में, वॉशरूम में यानी शौचालय जाने में भी आपको 40 लीटर पानी लगता है। फ्लैशिंग वगैरह करते हैं हम लोग, है ना, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, बागवानी में कुल 150 लीटर एक व्यक्ति पीता है, खर्च करता है पानी। यहाँ पे यही सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ आपको थोड़ा-सा ये भी बताया गया है कि वर्षा चक्र किसे कहा जाता है, जल चक्र किसे कहा जाता है। ये किस तरह से जो आपका पानी है वो वाष्प बन के आसमान में जाता है, फिर वो दोबारा से, है ना, नीचे आ जाता है, बारिश के ज़रिए संघनन होता है। ये सारी चीज़ें आपके जल चक्र के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं हम लोग जल जो है उसकी उपलब्धता की समस्याएँ क्या-क्या हैं। तो आप सब जानते हैं कि समस्याएँ क्या-क्या हो सकती हैं, जैसा कि हम लोग जल का यूज़ करते हैं बहुत अधिक, है ना। इसके अलावा पानी को गंदा करते रहते हैं, वे फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट हम उसमें डाल देते हैं। कुछ इलाके इतने हैं दूर हैं जहाँ तक पानी पहुँच ही नहीं पाता है ना। तो इस तरह से पॉल्यूशन और सूखे पत्ते, ये सारी चीज़ें उसमें लाके डंप कर दी जाती हैं। तो आप सब जानते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि किस तरह से हमारा पानी जो है वो लगातार गंदा होता जा रहा है और पीने योग्य नहीं बच रहा है। अब देखिए आगे आपका लिखा है जल संसाधनों को संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो हम इस तरह से फालतू में इधर उधर पानी को लाके नदियों में मिला देते हैं, गंदा संदा पानी, वो रोकें, है ना, प्योर करें पानी को। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि पानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़े, है ना। पानी को जैसे कि कोई पानी ऐसा हो जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग ने कार वगैरह धोई तो उसका पानी हम लोग गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से पानी को उपयोग करें। या जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहण करें, उसको संरक्षित करें, यानी जो वर्षा का पानी है उसको हम लोग सेव करें, जैसा कि किया जाता है बड़े बड़े टैंकर्स वगैरह बना के, है ना। या पानी को प्योर करने की कोशिश करें। अब क्या वर्षा का पानी हम पी तो सकते नहीं है क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन क्या है कि हम उसका अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घर की धुलाई करने में, है ना, फ़र्श की सफाई करना है, या फिर कुछ और ऐसे काम हैं। मान लीजिए खेती मतलब आपके जो गार्डन वगैरह हैं पेड़ पौधों में देने के लिए। तो क्योंकि अब हम बर्तन वर्तन तो उनसे नहीं धो सकते, कपड़े तो नहीं धो सकते क्योंकि पॉसिबिलिटी है वो और ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि ऐसी जगहों में जहाँ पे पानी का वन वे यूज़ हो, ठीक है, जैसे कि पेड़ों में डाल दिया, या फिर आपने धुलाई घर की कर ली, है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं आसानी से, इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, उसमें क्या है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है। तो अब आपके प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या क्या हैं और वन्य जीव कैसे कैसे हो सकते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति उन्हें कहा जाता है जो अपने आप से निकल के आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें इंसानों के किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये जैव मंडल क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल या वायुमंडल के बीच जुड़े एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसे ही हम जैव मंडल कहते हैं। आप सब जानते हैं ये बात, है ना, ये हम लोग ने 6th 7th 8th क्लास में पढ़ी है बहुत अच्छे से। ये देखिए ये पारितंत्र क्या होता है, जब ये सब जातियाँ आपस में रहती हैं, एक दूसरे से संबंध रखती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, ये पारितंत्र कहलाता है। ये आपके एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि पारितंत्र से क्या समझते हैं, जैव मंडल क्या है, ठीक है। कैसे, देखिए अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि पेड़ है, उस पेड़ को चाहे जानवर खाए चाहे इंसान खाए, पेड़ ने न्यूट्रिशन कहाँ से लिया, वो बड़े कैसे हुआ, ज़मीन के अंदर से पानी और मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिशन लेके वो बड़ा हुआ, उसके बाद उसे जानवरों ने या इंसानों ने खाया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जानवर मरे तो भी वो मिट्टी में आए और इंसान मरे तो भी वो मिट्टी में आए, तो मिट्टी का जो पोर्शन लेवल था वो फिर से बढ़ गया, अब वो मिट्टी से दोबारा कहाँ गया, इसमें आ गया, फिर ऐसे ये चक्र चलता रहता है। अलग अलग तरह से हम एक दूसरे पर डिपेंड है। ऑक्सीजन को ले लीजिए, पेड़ है, पेड़ ने ऑक्सीजन दिया तो हमने लिया, हमारा पूरा हुआ, ठीक है। अब अगर पेड़ ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम मर जाएंगे,
ठीक। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज़ करेंगे और पेड़ को नहीं देंगे तो पेड़ अपना खाना नहीं बना पाएगा, वो मर जाएगा। तो क्या हम हर तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। तो यही सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई जाएंगी, आप इन्हें पढ़ लेंगे कि वन्य प्रणाली अलग, वन्य जीव और वन्य ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसका जो वितरण होता है, यहाँ देखिए लिखा ना, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो ये वितरण जो है ये आपकी भूमि इसके अकॉर्डिंग ही होता है कि भाई जो आपका पहाड़ी इलाका होगा वहाँ पे आपको पहाड़ी ऐसे करके इस शंकु आकार वाले वृक्ष मिलेंगे, ठीक है। जो आपका मैदानी इलाका होगा वहाँ पे आपको हरे भरे सदाबहार वन मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप निकल जाते हैं, अच्छा साथ के साथ जानवरों को भी देख लेते हैं। तो क्या है, पहाड़ी इलाकों में आपको जो जानवर मिलेंगे वो लंबे लंबे बाल वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है ना। अगर आप मैदानी इलाके में आते हैं तो वहाँ आपको सदाबहार वन मिलेंगे जो हर मौसम में अच्छे रहेंगे, और जानवर भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, जो हर मौसम को झेल सकते हैं। इसके बाद अगर आप रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ आपको कैसे जानवर मिलेंगे? वहाँ आपको मिलेंगे ऐसे रेंगने वाले, और वहाँ के पेड़ पौधे आपको कैसे मिलेंगे? सूखे कांटेदार झाड़ियाँ, वृक्ष, है ना। फिर वहीं अगर आपसे कहा जाए कि आप तटीय मैदानों में चले जाएं तो तटीय मैदानों में आपको कैसे वृक्ष मिलेंगे? जो थोड़े से लंबे होंगे ताकि वो हवा को अपने आप रह सके, जैसे कि नारियल वगैरह के पेड़ होते हैं, है ना। और वहाँ की मिट्टी कैसी होगी? वहाँ की मिट्टी चिकनी चिकनी सी होगी। अब अगर आप बिल्कुल प्रायद्वीप वाले एरिया पे चले जाते हैं तो वहाँ के जो पेड़ होंगे वहाँ थोड़े अलग स्टाइल से पेड़ पाए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा भूभाग होगा उसी के हिसाब से आपके पेड़ पौधे होते हैं। अब इनका हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, इन्हें बचा कैसे सकते हैं? तो इन्हें बचाने का तरीका सिर्फ यही है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। पेड़ जो हम जंगलों को साफ़ कर रहे हैं वो ना करें, है ना। सबसे बड़ी चीज़ है अपनी आबादी को, जो जनसंख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको रोकने की कोशिश करें। उसके अलावा जब जो आपके जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके कारण हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो असली आपका प्रकृति है वो नष्ट होती जा रही है ना। उस सबको रोकें, उन सबको संभालें, यही सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स वगैरह भी दी गई हैं, इन सबको आप लोग देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। इसके अलावा और कोई ख़ास चीज़ें नहीं है इसमें, आप लोग इन्हें पढ़ेंगे। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि मैम ये हमारे समझ में नहीं आया है, आपको इसे रिपीट करना चाहिए, तो अब तो मुझे कमेंट्स करेंगे। अगर होगा तो मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूँगी, नहीं तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। चलिए फ़िलहाल तो आज की वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आती है बात आपके क्वेश्चन आंसर्स की। अब यहाँ आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं 5। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं टिक मार्क, इसके अलावा आपको दिए गए हैं फिलअप, वो मैचिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आंसर शीट पे बताने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके और आप लोग लिख भी सकें, ठीक है। अब यहाँ आपकी बात आती है क्रिया कलाप की। ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपके अगर टीचर्स कहते हैं तो आप करेंगे, नहीं कहते हैं तो आप स्किप कर देंगे, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है। चलिए तो अब हम एक काम करते हैं, सारे बाकी आंसर देखते हैं। वीडियो भी बहुत लेंथी हो गई, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो लंबी होने के साथ साथ आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आंसर्स देख के वीडियो फिनिश करेंगे। देखिए आपको यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु के कारक बताइए। तो अब मृदा के निर्माण के लिए अलग अलग कारक हैं, उसमें एक कारक है जलवायु। तो अब जलवायु के जो 2 मेन कारक है वो आपको बताना। तो एक है तापमान, दूसरा है वर्षण, यानी कि उसका तापमान क्या रहेगा, कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है, और दूसरी चीज़ वहाँ पे वर्षा कैसी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भूमि निमीकरण के कोई 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। कोई 2 कारण बताइए जिससे जो आपकी मृदा है, जो भूमि है वो ख़राब होती जा रही है। तो नंबर 1 जो है मानवीय कारण, दूसरा है आपका प्राकृतिक कारक। तो मानवीय कारण में क्या है कि हम लोग वनोन्मूलन कर रहे हैं, यानी कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं, अतिचरण बहुत ज़्यादा चढ़ा रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्राकृतिक कारकों की तो देखिए वर्षा दोहन होता है, यानी बहुत अधिक वर्षा होती है, भूस्खलन आता है या बाढ़ आ जाती है, इस कारणों से ये होता है। अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं इसका कारण ये है कि भूमि के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। खाने से लेके रहना, सोना, पीना सब हम वही करते हैं, है ना। बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते। भाई खाना पीना इसलिए नहीं कर सकते कि खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो खाएंगे कहाँ, है ना। इसके बाद लिखा है किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताएं जिन्हें सरकार ने पौधा प्रणालियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया, यानी 2 ऐसे काम बताइए जो उन्होंने सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, 2 संस्थाएं बताइए। तो नंबर 1 यहाँ लिखा है जैव मंडल, नीचे राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है और अवैध शिकार और कटाई के ऊपर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब आपको अगर कटाई वगैरह करनी है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही करनी होगी, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते।
यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो ये आप लिख सकते हैं आसानी से कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें वृक्षारोपण करना है। पानी जब हम पेड़ लगाएंगे अधिक से अधिक तो पानी अपने आप संकलित होगा, अपने आप बच जाएगा। क्योंकि पेड़ जो है मिट्टी के साथ साथ, देखिए पेड़ जो है अगर कोई चीज़ मिल के पानी के साथ पानी में जा रही है तो पेड़ उसको रोक लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिसाव और ये वाष्पीकरण जो है इसको रोकना, जो कहीं से बह रहा है पानी, इन सब चीज़ों को रोकना, ठीक है। इसके अलावा वर्षा का जो जल है उसको संग्रहित करना। इसके अलावा आप आसान भाषा में लिख सकते हैं कि जहाँ अधिक यूज़ ना हो पानी का वहाँ पे यूज़ नहीं करना, है ना। हाथ मुँह धोते टाइम इन सब चीज़ों को, पानी को संभालना कि भाई जब हम दांत मांज रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो हम नल को बंद रखें, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके मेन 5 क्वेश्चन जो थे, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं आपके टिक मार्क की तरफ। अब देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, यानी जो मृदा को निर्माण नहीं करता, तो वो है मृदा का गठन, ठीक है। क्यों? समय से मृदा निर्माण होता है, जैव पदार्थों से मृदा का निर्माण होता है, लेकिन समय का मृदा के गठन से क्या मृदा का निर्माण होगा? मृदा इकट्ठा करना थोड़ी ना कोई पॉइंट है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, ठीक है। तो वैदिक कृषि, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसकी वजह से जो मृदा है वो रुक जाती है। यहाँ से उड़ेगी इस पे रुक जाएगी, यहाँ से उड़ी तो इस पे आके रुक जाएगी। इस तरह से मृदा जो है उसका अपरदन नहीं होता, घिसावट नहीं हो पाती है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो अनुकूल नहीं है तो यही वाला हो जाएगा आपका। देखिए लिखा है जब आवश्यकता ना हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए, ये तो अनुकूल है, हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये भी अनुकूल है, यानी उसके हक में है, ठीक है। अब अनुकूल क्या नहीं है, वो है क्या लिखा है आपका, खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, हमें ऐसा मतलब अगर हकीकत देखा जाए तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पॉली बैग को अगर आप नष्ट कर देंगे, ख़राब कर देंगे, तो उससे पॉल्यूशन होगा, है ना। उसको हमें रिसाइकिल बिन में डाल देना चाहिए कि उसका दोबारा से कुछ यूज़ हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हमें पॉली बैग का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, हमें अपने पेपर बैग या फिर अपने जो आपके कपड़े से बने हुए बैग होते हैं उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट लिखा है मैचिंग। तो ये आपके बुक की तरह मैचिंग है और ये आपका मैचिंग जो है ये आंसर के साथ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है भूमि उपयोग। तो भूमि उपयोग का क्या हो जाएगा? भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, यानी कि ऐसा उपयोग जिससे हमें उससे कोई फ़ायदा भी मिल सके, ठीक है। तो ये थर्ड से मिल जाएगा। उसका लिखा है हयुस्म। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो मृदा की ऊपरी है उसको जैव पदार्थ से निरक्षित करना, ठीक है। उसके बाद लिखा है चट्टान बांधे। तो आपको पता है कि ये अपरदन रोकने का एक तरीका है, जो भी हमने मृदा संरक्षण के लिए पढ़ा था। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कृषि योग्य भूमि, यानी वो भूमि जिसके ऊपर कृषि की जा सके, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको दिया गया है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन सा असत्य है, ये बताइए। और जो आपको लगता है कि ये सत्य है तो उसका आपको कारण भी बताना है। नंबर 1 आपको पूछा गया है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो अत्यधिक आबादी प्रदेश है, तो ये सत्य है। तो इसका कारण ये है क्योंकि जो नदी होती है उसके पास का जो एरिया होता है, हमेशा याद रखिए, वो बहुत अधिक उपजाऊ होता है। और इंसान को रहने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, पानी चाहिए और खेती के लिए अच्छी सी ज़मीन चाहिए। तो क्योंकि नदी है तो पानी तो वहाँ ईज़िली अवेलेबल है ही। इसके अलावा क्योंकि वो एरिया उपजाऊ है तो खाना पीना भी अच्छे से मिल जाएगा और जानवरों का भी अच्छे से वहाँ पे मतलब खेती जानवरों को चराने के लिए भी अच्छे से मैदान मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ कारण में क्या लिखा है, ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया, जिसके कारण जो जनसंख्या है वो अपने आराम से भरण पोषण कर सकती है, यानी उसे खाने पीने को आसानी से मिल सकता है। क्योंकि ये मैदानी इलाका होता है तो यहाँ की जो जलवायु है वो भी अनुकूल होती है, ठीक है। लिखा है मैदान है, समतल है, इसलिए यहाँ पे यातायात के साधन और ये सारी चीज़ें आसानी से हो सकती है। जबकि पहाड़ी इलाके में अगर आप जाएँ तो आपका यातायात का साधन और ये सारी चीज़ें आपको ईजिली नहीं मिलेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, ठीक है। तो ये भी सत्य है। इसका रीज़न ये है कि जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए सबको पूरी तरह से जल नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़, प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पीने योग्य पानी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब आगे लिखा है आपका तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसलों को उगाना भी कहते हैं। तो ये क्या सत्य है? तो ये भी सत्य है। ये भी हम लोग ने पढ़ा था कि जो उसकी गति है, वायु की गति, उसे रोकने के लिए लगाए जाते हैं। उससे फ़ायदा ये रहता है कि जो मृदा का अपरदन है वो कम होता है और एक बॉर्डर टाइप की चीज़ बन जाती है।
अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये चीज़ है गलत। क्यों? क्योंकि हमारा हस्तक्षेप कभी इस चीज़ को अच्छा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है और ये गॉड ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हम नहीं। ठीक है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ जाते हैं और कुछ नहीं मिलता इसके बाद हमें। तो ये वीडियो आपकी यहाँ ख़त्म होती है। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।